नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है यानी द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों का, उन विद्यार्थियों का जो आधार पाठ्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अनुसार यानी फाउंडेशन कोर्स, उसका जो पेपर 3 है उसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। इस महिला सशक्तिकरण की यूनिट नंबर 3 जो दी हुई है उसका जो हाफ ऑफ द पोर्शन है यानी आधा भाग इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसको हम एक और वीडियो आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग अप्रोक्सीमेट कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ में हम लगभग 75 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 75 क्वेश्चन और कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट है जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले सब्सक्राइब के बाद में आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, हम देर ना करते हुए चलते यूनिट नंबर 3 की तरफ। इसमें कुछ जो सिलेबस जो हायर एजुकेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। महिला शक्तिकरण, मदद एवं चुनौतियाँ, सहायक अभिकरण, गैर सरकारी संगठन एवं स्वशासित समूह, पंचायती राज संस्थाएं, भारत का शक्तिशाली महिला नेतृत्व जैसे अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, मेरी काम, सिंधुताई, सतपाल टेसी थॉमस, इंदिरा नूरी, गोरा देवी एटसेट्रा, इसके अंदर हमें ये डिस्कस करना होगा। तो साथियों, अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके थ्योरेटिकल कंटेंट की तरफ, और वहां से निकल कर हम चलेंगे 75 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर और थ्योरेटिकल कंटेंट की ओर। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको स्क्रीन पर वर्ड दिखाई दे रहा मिशन शक्ति योजना। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया। योजना के माध्यम से सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन, अंतिम मील ट्रैकिंग और जन सहभागिता को मजबूत करने के अलावा पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तरों के शासन निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी और समर्थन को बढ़ावा देना चाहती है। यह योजना मंत्रालयों, विभागों में और शासन के विभिन्न स्तरों पर सुधार के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब कार्यक्रम को बढ़ा रही 2 उप योजनाएं जो हम इस योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या है। मिशन शक्ति जो योजना है उसकी 2 उप योजना है, एक संबल और दूसरी सामर्थ्य। याद रखिएगा साथियों, एमसीक्यू यदि आए तो मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है वो क्या है, तो इसके ऊपर अभी हमने थोड़ा डिटेल में आपको बताया था कि मिशन शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई है या कब है। तो केंद्र सरकार के 15 वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 के दौरान महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला शक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बात करते हैं साथियों, इसमें 2 उप योजनाएं कौन कौन सी, संबल और सामर्थ्यम। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। याद रखिएगा साथियों, क्या है, मिशन शक्ति कार्यक्रम की 2 उप योजनाएं, संबल और सामर्थ्य। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं संबल उप योजना में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ 1 स्टेप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहले से चल रही योजनाएं भी इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। किसके अंदर, मिशन शक्ति के अंदर। इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।
साथियों, मैं थोड़ा सा आपको डिटेलियाँ बता दूं कि ये जो कंटेंट है, थ्योरेटिकल कंटेंट, इसमें जो दिया हुआ है ये हिंदी मटेरियल दिया हुआ हिंदी कंटेंट है, जबकि इसके एमसीक्यू पोर्शन में हम चलेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। योजना का नाम क्या है? अब हम चलते हैं एक और नई स्वयं सहायता समूह जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। योजना का नाम यहाँ पर है स्वयं सहायता समूह। लोकेशन क्या है? संपूर्ण भारत में जारी की गई। याद रखना साथियों, कब जारी की गई? तो स्वयं सहायता समूह, इसको हम सेल्फ हेल्थ ग्रुप के नाम से जानते हैं, 2007 में चालू की गई। इसका टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इसका प्रश्न बहुत अच्छा आएगा। आगे क्या है? सदस्यों की संख्या कितनी होती? तो 10 से 20 सदस्यों की संख्या इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता या जाएगा। स्वयं सहायता समूह के नियम व शर्त क्या है? समूह में कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। SHG यानी सेल्फ हेल्थ ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत और पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की हो। समूह द्वारा अपने पास जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया हो। खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो। किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि का पूरा विवरण एक रजिस्टर्ड में दर्ज होना चाहिए। समय समय पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर्ड में दर्ज होना चाहिए। संपूर्ण समूह में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा हो, सभी सदस्यों की सहभागिता रही हो एवं सभी की बात भी सुनी जा रही हो। समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना व स्वरोजगार का होना चाहिए, न कि बैंक से केवल ऋण लेने के लिए रहा हो। बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं को बारीक से देखा जाता है। बैंक अधिकारी शाखा प्रबंधक इस बात से संतुष्ट हो कि समूह का उद्देश्य वास्तविक स्वरोजगार व एक दूसरे की सहायता करना है तो बैंक ऋण आवेदन फॉर्म पर एक रेटिंग टेबल होती है। उसमें उन्हें एक निश्चित नंबर प्राप्त होने पर ही ऋण अर्थात लोन के लिए उस समूह को पात्र माना जाता है। सभी सदस्य एक हित एवं पृष्ठभूमि के होने चाहिए, यानी सभी सदस्यों को सूक्ष्म व्यवसाय कर रहे हो उस ग्रुप में एक ही व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। जैसे दूध बेचने का हो, बचने हो गया साथियों, उसको करेक्ट कर लिएगा, दूध बेचने का हो तो सभी संबंधित व्यक्ति उसके अंदर दूध से संबंधित व्यवसाय करने हो। ये आप सिलाई वाला हो तो सभी उसके अंदर सिलाई वाले होने चाहिए। अब बैंक द्वारा ऋण का मानक उनके जमा के अनुसार जमा का 1:1 के अनुपात से लेकर 1:4 तक हो सकता है। साथियों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनको भी आपको याद रखना आवश्यक है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के मुख्य बिंदु क्या है? समूह में अति गरीब व गरीब महिलाओं या गरीब रेखा के नीचे परिवार की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है। योजना किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, BPL परिवारों के लिए ज़्यादा लागू की गई है। समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र क्या है? विशेषकर ध्यान रखना, स्वयं सहायता समूह किसके लिए? महिलाओं के लिए योजना। उम्र क्या है? महिलाओं की उम्र 18 से 65 के बीच में होना चाहिए। समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह कुछ राशि जमा की जाती है। प्रत्येक सदस्य उसमें क्या करेगा? कुछ न कुछ राशि उसके अंदर जमा करेगा। इसलिए इसके लिए न्यूनतम ऐसे सदस्य होना भी जरूरी है जो समूह सदस्यों की सहमति से निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने में सक्षम हो जिससे वो मासिक अंशदान कर सके। आगे क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर समूह में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए? 10 से 20 महिला सदस्य इसके अंदर होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह को दिया जाने वाला ऋण प्राथमिक ऋण की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, इसका MCQ बाद में आएगा। तो स्वयं सहायता समूह को दिया जाने वाला ऋण कौन सी श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक श्रेणी में आता है। और बैंक NRLM प्रोजेक्ट के तहत दिए गए ऋण को जब आगे रिपोर्ट करता है तो आगे कॉलम में SHG यानी स्वयं सहायता समूह को दिया ऋण को दर्शा देता है। तो पहला हमने यहाँ पर एक योजना के बारे में उल्लेख किया और दूसरा हमने यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करी।
तो साथियों, ये है आपके सिलेबस की जो पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने देखा है। तो हमने यहाँ पर देखा मिशन शक्ति और स्वयं सहायता समूह के बारे में हमने डिटेल देखी। अब आगे चलते हम। यहाँ पर दो और महिलाएं जो मध्य प्रदेश से जिनका संबंध है उनके बारे में हम देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, उनका थ्योरेटिकल पोर्शन हम देखते हैं, उनके जीवन के परिचय को देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद रानी दुर्गावती के बारे में यहाँ पर डिटेल देखेंगे। अहिल्याबाई होलकर इस नाम से पूरे मध्य प्रदेश के वासी, भारत के वासी परिचित है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 13 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य की चौंडी नामक गांव में यानी जामखेड़ अहमदाबाद में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता मनकोजी शिंदे के एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्याप्त करने वाले मनकोजी की अहिल्याबाई एकमात्र अर्थात इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय से सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी और प्रतिदिन शिवजी के मंदिर पूजन आदि करने जाती थी। अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय के बारे में बात करें तो अभी हमने कहा औरंगाबाद जिले के चौड़ी नामक गांव में मनकोजी शिंदे के घर में सन 1725 में उनका जन्म हुआ। आगे बात करें तो अहिल्याबाई 10 वर्ष की अल्प आयु में ही मालवा के इतिहासकार मार्सडेन के अनुसार होलकर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ में प्रणय सूत्र में बंध गई थी। तो ये एक और एमसीक्यू यहाँ पर आप लोगों का तैयार हो गया। पहला तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो हमने यहाँ पर बात करी है कि मनकोजी शिंदे के घर में 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ। कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका जब जन्म हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा साथियों। इसके बाद इनकी जो विवाह है, इनकी शादी कब हुई थी, तो 10 वर्ष की अल्प आयु में हुई थी। और किसके अनुसार है, तो मर्सडेन के अनुसार है। उनके अनुसार उनका कहना है कि अहिल्याबाई होलकर की शादी मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ में 10 वर्ष की अल्प आयु में उनकी शादी हो गई थी। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास, ससुर, पति व अन्य संबंधियों के हृदय को जीत लिया। समय उपरांत एक पुत्री की माँ बनी, मतलब उनके एक पुत्र और एक पुत्री, उनकी जो संतान थी वो थी। अभी यौना अवस्था की दहलीज पर थी और उनकी 29 वर्ष की आयु में उनके पति का देहवासन हो गया। मतलब उनके पति की मृत्यु कब हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनके पति खंडेराव होलकर थे, उनकी मृत्यु जब उनकी उम्र किसकी, देवी जो है अहिल्याबाई होलकर, उनकी उम्र 29 वर्ष थी, तो उनके पति का देहांत हो गया था। सन 1766 में वीरवर ससुर मल्हारराव भी चल बसे। मतलब उनके पति के बाद में उनके ससुर की जो डेथ है वो भी 1766 में हो गई थी। शासन की बागडोर उन्हें संभालनी पड़ी जब उनके ससुर की डेथ हो गई थी। तो कालांतर में देखते ही देखते पुत्र मालेराव, दोहित्र नत्थु, दामाद फडसे, पुत्री मुक्ता भी माँ को अकेला ही छोड़ चल बसे। परिणामतः माँ अपने जीवन से हताश हो चली, परंतु प्रजाहित में उन्होंने स्वयं को संभाला और सफल दायित्वपूर्ण राज संचालन करते हुए 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपने नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए महानिदा में सो गई। कब, 17 अगस्त 1795 में। अब बात करते हैं अहिल्याबाई का विवाह कब हुआ था, तो 10 वर्ष की आयु में हुआ था और 19 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। तो साथियों इसमें 29 वर्ष की आयु कर लेना आप लोग, याद रखिएगा। अहिल्याबाई होलकर का विवाह इतिहास के नाम रोशन करने वाले सूबेदार और मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। एक बेटे को साल 1745 में जन्म दिया,
जिसमें 3 वर्ष के उपरांत अहिल्याबाई के घर एक बेटी का जन्म हुआ। रानी जो थी उनके बेटे का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई था। अहिल्याबाई के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो मल्हारराव होलकर थे। उनका शासन मालवा से लेकर पंजाब तक था। मल्हारराव होलकर का निधन 1766 में हुआ। मालवा इलाके के वे पहले मराठा सूबेदार हुए। अहिल्याबाई मालवा राज्य की होलकर रानी बनी थी। अहिल्या को लोगों के द्वारा सम्मान से राजमाता भी कहकर पुकारा जाता था। उनका नाम फेमस क्यों हुआ? तो ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर काफ़ी कार्य किए, जैसे तीर्थ स्थानों के साथ ही मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियाँ, भूखे लोगों के लिए अन्न सत्र और प्याऊ का निर्माण भी कराया। अहिल्याबाई होलकर में दिल में अपनी प्रजा काफ़ी प्यार और दया थी। वे जब भी किसी मुसीबत या तकलीफ में देखती थी तो उसे हम करने के लिए आगे कदम बढ़ाती थी, इसलिए ही लोग उन्हें काफ़ी सम्मान और प्यार करते थे। इंदौर में एक खूबसूरत शहर बनाने में उनका योगदान है। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास करीब 30 साल तक अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महारानी यदि अहिल्याबाई होलकर के जीवन के संघर्ष की हम कहानी सुने तो उनके पति की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, खंडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन से युद्ध? कुंभेर के युद्ध के दौरान उन वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और उनके पुत्र और पुत्री की भी उनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती जन्म 5 अक्टूबर सन 1524, जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश, कालिंजर किला, पिता कीरत राय, पति दलपत शाह, संतान वीर नारायण, धर्म हिंदू, प्रसिद्धि गोंडवाना राज्य के शासक वीरांगना, मृत्यु 24 जून 1564, कर्मभूमि पूरे भारत में कर्मभूमि रही है उनकी। विशेष योगदान, इन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं और धर्मशाला बनाई। मृत्यु स्थान महाराष्ट्र। इनके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इनके जीवन से संबंधित। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। बांदा जिले में कलिंजर किले में 1524 ईस्वी में दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैली। महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष ही बाद में राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी थी। दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया था और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। दुर्गावती के तीनों मुस्लिम राज्यों को बार बार युद्धों में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राज्य इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने गोंडवाना की ओर झांकना ही बंद कर दिया था। इन तीनों राज्यों में विजय में दुर्गावती के पार संपत्ति हाथ लगी थी। दुर्गावती बड़ी वीर थी। उसने कभी पता चल जाता कि अमुक स्थान पर शेर दिखाई दिया तो वह शस्त्र उठाकर तुरंत शेर का शिकार करने चल देती थी। जब तक उसे मार नहीं देती पानी भी नहीं पीती थी। दूसरी बार युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना को सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। मतलब मुस्लिम जो थे आक्रांता, ये हम कह सकते हैं मुगल जिसे कह सकते हैं। महारानी ने 16 वर्ष के तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ियों, धर्मशाला बनाई। वीरांगना महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा थी। इसे वीरतापूर्ण चरित्र वाली रानी के अंत समय निकट जानकर अपना कटार स्वयं ही
अपने सीने में मारकर आत्म बलिदान के पथ पर आगे बढ़ गई। रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्मों के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं में सबसे अग्रिम पंक्ति में शामिल है। तो साथियों, ये था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब चलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। साथियों, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भारत में किस महिला की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इन मेमोरी ऑफ विच वुमेन्स नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन इन इंडिया? तो याद रखिएगा आंसर इसका सरोजनी नायडू। 1904 में किस पार्टी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की? तो विच पार्टी इज द फर्स्ट अनाउंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे इन 1909? अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 3, साल 1908 में तकरीबन 15,000 महिलाओं ने किस देश में मार्च निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो डिजिटल इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, डिजिटल लिंग समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में प्रथम बार वोट डालने का अधिकार महिलाओं को कब मिला था? तो भारत में संविधान के माध्यम से देश की स्वतंत्रता शुरुआत में से ही वर्ष 1949 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने का अधिकार वर्ष 1956 में मिला था। संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड था, जहां 1893 में संविधान में महिलाओं में मतदान के अधिकार को उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों में शुमार किया गया था। तो सबसे पहले यदि पूरा विश्व की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जारी कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल वुमेन डे फर्स्ट सेलिब्रेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस? तो कब? 1977। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो रूढ़िवादी सोच, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और अशिक्षित महिलाएं, यानी कि ऑल ऑफ द अबाव, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9, इनमें से कौन महिला शक्तिकरण की समस्या है? तो घरेलू हिंसा, बाल विवाह और लिंग भेदभाव, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 10, दहेज हत्या, पत्नी को पीटना किसका उदाहरण है? तो ये क्रिमिनल वायलेंस यानी आपराधिक हिंसा के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 11, कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छानी किसका उदाहरण है? तो सोशल वायलेंस यानी सामाजिक हिंसा का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 12, स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि महिला संगठनों द्वारा निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया? ध्यान रखना, सदा नहीं आ गया इसमें क्वेश्चन। तो 12 का आंसर हो जाएगा पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना। प्रश्न क्रमांक 13, महिला शक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की गई? तो व्हेन वाज द नेशनल मिशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन लॉन्च्ड? 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया है। SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं का रहता है? तो 90%। 15वां प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल में से एक SG मॉडल है। तो एक SG मॉडल क्या है? तो स्वयं सहायता समूह, इसका मॉडल है। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी 10 से 20। हमने जब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था तो वहाँ पर ये आया था। निम्नलिखित में कौन सा SHG यानी स्वयं सहायता समूह जो है उसका कंडीशन है? तो महिलाओं के आत्मविश्वास तथा क्षमताओं को बढ़ाना, महिलाओं के मध्य सामूहिक निर्णय लेने का विकास करना और महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18, SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ग्रुप मेंबर यानी समूह सदस्यों के द्वारा।
प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता नहीं करता है, जबकि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर नहीं हट जाएगा, तो आंसर करेक्ट हमारा हो जाता है। पर 19वें का करेक्ट आंसर डी है। पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में कब आई? तो याद रखना साथियों, 23वें एवं 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाएं अस्तित्व में आई। पंचायत राज अधिनियम जो स्थानीय निकायों महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है, किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 1993 में संशोधित हुआ। महिलाओं में प्रति पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को विकास प्रशासन में भाग लेने के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 23, आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना, माइक्रो फाइनेंस टू ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में अहिल्या बाई होलकर ने लगभग 28 साल तक राज किया। उनके राज का जो सेक्शन था, मतलब ईयर, कब से कब तक किया? तो 1767 से 1795 तक उन्होंने शासन किया। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्त्री शक्ति पुरस्कार, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिव देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार? तो ध्यान रखना साथियों, इसका आंसर हो जाएगा वीरता के लिए। प्रश्न क्रमांक 26, अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था? तो देवी अहिल्याबाई के पति का नाम था खांडेराव होलकर। 2 विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे गए। एक इंदौर में है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, और दूसरे का नाम क्या है? तो साथियों, दूसरे का नाम है, सोलापुर के अंदर है, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पूरे भारत में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कितने विश्वविद्यालय? तो 2, एक तो इंदौर के अंदर, एक सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। प्रश्न क्रमांक 28, अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के वर्तमान अहमदनगर जिले में किस गांव में हुआ था? तो चौड़ी गांव में हुआ था। याद रखना साथियों, इसका चौड़ी गांव। प्रश्न क्रमांक 29, 1754 में अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? तो कुंभेर के युद्ध में उनकी डेथ हो गई थी। 30वां, अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थली पर रहती थी, जिसे किस रूप में जाना जाता है? साथियों, आप लोग जानते हैं महेश्वर, जो कि निमाड़ में आता है, मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 31, भारत गणराज्य द्वारा अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में स्मारक में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 25 अगस्त 1996 को जारी किया गया था। अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लिखी थी? तो उसका नाम है मातोश्री। तो उस पुस्तक का नाम है मातोश्री। प्रश्न क्रमांक 33, उनके सम्मान में किस शहर, यानी देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस शहर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर रखा गया है? तो इंदौर शहर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 34, आधुनिक काल में एक महिला अहिल्याबाई का शासन इंदौर के इतिहास में स्वर्ण युग में जाना जाता है। तो कब था? तो 13 अगस्त 1795। रानी अहिल्याबाई एक महान अग्रणी और हिंदू मंदिरों का निर्माता थी। उनने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। कौन सा प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर कॉरिडोर उनकी मूर्ति स्थापना कर रहा है और जो कि उन्हें श्रद्धांजलि देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है काशी विश्वनाथ वाराणसी मंदिर, जो है वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर, उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 36वां, अहिल्याबाई होलकर को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने दार्शनिक रानी की उपाधि दी थी? तो उसका नाम है जॉन की। 37, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। रानी दुर्गावती का डेट ऑफ बर्थ क्या है?
क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लिएगा साथियों। डेट ऑफ बर्थ है उसका, जन्म की बात हुई है रानी दुर्गावती के, तो 5 अक्टूबर 1524 में। राजा पृथ्वी सिंह चंदेल कहाँ के राजा थे जिन्हें राज्य गढ़मंडला था? तो वो थे कलिंजर के। दुर्गावती को किन किन शस्त्रों को चलाने का अच्छा अभ्यास था? तो तीर तथा बंदूक। रानी दुर्गावती को किसका शिकार करना पसंद था? तो चीते का शिकार करना पसंद था। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री? तो राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की पुत्री थी। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी? तो असाफ खान। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल शासक थे असाफ खान, उनसे लोहा लेने के लिए उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राजा पृथ्वी सिंह चंदेल का राज्य कौन सा था जिसका केंद्र जबलपुर था? तो गढ़ मंडला। क्वेश्चन नंबर 45, राजा पृथ्वी सिंह चंदेल किस वंश की शाखा का एक भाग है? तो लोधी राजपूत वंश की। क्वेश्चन नंबर 46, रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के किस पुत्र के साथ हुआ था? तो दलपत शाह मांडवी के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, रानी दुर्गावती ने अपने दासी के नाम पर क्या बनवाया था? तो चेरी ताल। 48, दुर्गावती ने अपने नाम पर क्या बनवाया था? तो उसका नाम था रानी ताल। दुर्गावती ने अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर क्या बनवाया था? तो आधार ताल। 50, मालवा के किस मुगल शासक ने रानी दुर्गावती के मांडवी राज्य पर कई बार हमला किया था? तो बाज बहादुर। किस मुगल शासक ने रानी दुर्गावती से प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में मांगा, जिसके लिए रानी ने साफ इनकार कर दिया था? तो अकबर ने। 52, मुगल अकबर की मांग पर रानी दुर्गावती द्वारा ठुकरा देने के कारण उसके किसके द्वारा उनके गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया था? तो आसाफ खां। क्वेश्चन 53, आसाफ खां कि कितने मुगल सैनिकों को रानी दुर्गावती और उनके सैनिकों ने मार गिराया था? तो लगभग 3000 सैनिकों को। युद्ध में किस मुगल ने रानी दुर्गावती की भुजा, आंख और गर्दन में मारा था? तो वजीर आधार सिंह। मुगल असाफ खां के साथ यह ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? तो बरेला जबलपुर में हुआ था। 56, महारानी दुर्गावती की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो बरेला जबलपुर में बरेला नामक एक जगह वहाँ पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती के नाम से कौन सा विश्वविद्यालय? तो याद रखिएगा साथियों, जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने कब रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी किया था? तो 24 जून 1988 को। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी दुर्गावती के नाम पर। प्रश्न क्रमांक 60, अहिल्याबाई होलकर ने क्या बनवाया था? तो 1767 में अहिल्याबाई ने तुकोजी राव होलकर को सेनापति नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर ले गई थी। वहां उन्होंने 18वीं सदी में बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया था। 61, अहिल्याबाई ने कितने मंदिर बनाए थे? तो उन्होंने 1785 में गंगा किनारे घाट, महल और 2 मंदिर बनवाए थे जो आज अहिल्याबाई घाट के नाम से जाने जाते हैं। 62, अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक क्यों कहा जाता है? वह एक महान रानी थी, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और आक्रमणों में नष्ट हो गए थे और नर्मदा नदी के तट पर घाटों का निर्माण किया था। उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के रूप में जानी जाती है। निर्दोष चरित्र वाले लोगों के लिए एक संस्कृत शीर्षक है ये। अंतिम होलकर शासक कौन थी? हु इज़ द लास्ट होलकर रूल्स? 6 सितंबर 1908 को जन्मे इंदौर के होलकर रियासत के अंतिम शासक यशवंतराव होलकर को 17 साल के बेहद कम उम्र में शासन की बागडोर संभालनी पड़ी थी। अहिल्याबाई के पति का नाम था, क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, खंडेराव होलकर। अहिल्याबाई किस राज्य की महारानी थी? तो अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी। इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 66, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा में निम्नलिखित में से कौन सा कला के रूप में प्रेरित था?
तो महेश्वरी साड़ियाँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, महेश्वरी साड़ियों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश में उत्पादित सबसे लोकप्रिय साड़ियों में से एक है। महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के शहर महेश्वर में सबसे प्रसिद्ध है। ये पहली बार महेश्वर शहर में बनाया गया और उत्पादित की गई। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर के शासन काल के दौरान महेश्वरी साड़ी की उत्पत्ति हुई थी। महेश्वरी साड़ियों को शाही रिश्तेदारों और महल में आने वाले मेहमानों के लिए एक विशेष उपहार के रूप में माना जाता था और दिया जाता था। महेश्वरी साड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं में से एक है। महेश्वरी साड़ी मूल रूप से शाही स्थिति में महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी और यह शुद्ध रेशम की बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 67, पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम 1996 में किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा, नेशनल लॉ कमीशन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा महिला शक्तिकरण का एक प्रकार है? तो राजनीतिक सशक्तिकरण इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, महिला शक्तिकरण के क्षेत्र महिला अधिकारों में यह सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो दहेज प्रथा। क्वेश्चन नंबर 70, नारीवाद में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, पुरुषों का प्रत्येक क्षेत्र में विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 71, मीटू, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा साथियों। मीटू का अर्थ में भी या मेरे साथ भी आंदोलन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो यह आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन है। मीटू आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, मीटू मूवमेंट 15 अक्टूबर 2017 को अमेरिका अभिनेत्री अलीसा मिलानो ने ट्विटर पर लिखा था कि यदि सभी महिलाओं को यौन उत्पीड़न या यौन हमले का शिकार हुई है तो मीटू को स्टेटस में लिखे तो हम लोगों को समस्या का विकरालता का आभास करा सकें। तो मीटू मूवमेंट 15 अक्टूबर 2017 को अमेरिका की अभिनेत्री अलीसा मिलोना ने इसको ट्विटर पे चालू किया था। ट्विटर पर शुरू हुए इस हैशटैग में मीटू टाइम अंग्रेजी पत्रिका, जो टाइम पत्रिका है अंग्रेजी, उसने पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया था। हैशटैग जो मीटू है उसको अंग्रेजी पत्रिका जो टाइम्स है उसने पर्सन ऑफ द ईयर 2017 में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 74, केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उद्धार के लिए 1860 में कौन सी सभा बनाई? तो संगत सभा बनाई थी। और क्वेश्चन नंबर 75, बाल विवाह का विरोध करने वाले प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर थे। उन्होंने विशेषकर लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत महान प्रयास किए ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो साथियों ये क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आप लोगों ने देखें। महिला शक्तिकरण का ये तीसरा वीडियो लेक्चर था। इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसके बाद में कुछ और वीडियो इसके आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें।